चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, सो लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया था, वी हैड स्टार्टेड विद यूनिट नंबर 4। ठीक है, और यूनिट नंबर 4 में अपन ने क्या देखा था, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। बराबर, यस और नो? परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने क्या देखा था, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ए ने ऑफर किया बी को दैट ही इज गोइंग टू सेल गुड्स वर्थ ₹10,000 एंड बी हैज एक्सेप्टेड द ऑफर। मतलब ए ने क्या प्रॉमिस किया है कि वो 10,000 के गुड्स भेजेगा, और बी ने क्या प्रॉमिस किया है कि जब वो गुड्स भेजेगा तब वो उसको 10,000 रुपये दे देगा। बराबर, सो मतलब ये इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब ए अपना परफॉर्मेंस करेगा, मतलब क्या वो गुड्स भेजेगा, और वेरेस बी क्या करेगा, जब पेमेंट करेगा तो उसका भी परफॉर्मेंस हो गया। ठीक है, सो अपन ने स्टार्ट किया था विद परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस मीन्स fulfillment of obligation। performance means what? fulfillment of obligation। is this clear? अब इसके अंदर दो कैटेगरी है। सबसे पहला है एक्चुअल परफॉर्मेंस, और उसके बाद क्या है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब देखो ना, कि जब ए ने बी को सामान भेज दिया और बी ने सामने पेमेंट कर दिया, तो कहना है से दोनों प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों ने परफॉर्मेंस कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मतलब मैंने तुम लोग को सिखाया था, जैसे अमेजोन वाला तुम्हारे घर पे आता है डिलीवरी करने के लिए, और अगर तुम घर पे नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं, अटेम्प्टेड डिलीवरी ना। तो वैसे ही यहाँ पर जब प्रॉमिसर गया, जैसे सपोज ए गया बी के उधर 10,000 का गुड्स लेकर, बट बी था ही नहीं घर पे, या उसने रिजेक्ट कर दिया। सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, ही हैज गिवन एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ही हैज गिवन एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो दिस इज अ सेकंड टाइप ऑफ परफॉर्मेंस। एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक क्या होता है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में 4 कंडीशन होती है जो हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती है। सबसे पहला क्या बोला, इट मस्ट बी कंडीशनल, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। फिर क्या बोला है, देयर शुड बी अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामाइन द गुड्स। एंड चौथा क्या बोला है, इट मस्ट बी फॉर द होल ऑब्लिगेशन। बराबर, तो ये अपन ने सीखा था। और कल का लेक्चर कंप्लीट होने से पहले हम लोग ने लास्ट ये पार्ट किया था, बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म। ठीक है, सो बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म, तो देयर आर 5 ऑप्शन। सबसे पहला, या तो प्रॉमिसर खुद वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा, दूसरा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको परफॉर्म करेगा। अच्छा, सपोज अगर प्रॉमिसर ने क्लियरली बोला है प्रॉमिसी को कि मेरा एजेंट ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा, सो इन दैट केस एजेंट इज गोइंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। चौथा क्या ऑप्शन है भाई, कोई थर्ड पर्सन परफॉर्म करेगा। बराबर, एंड लास्ट में जहां पर जॉइंट प्रोमिसर्स होते हैं वहां पर वो लोग जॉइंटली क्या करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं या परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इज दिस क्लियर? बराबर ना? सो बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में भी परफॉर्म, तो ऑप्शन 1 क्या है, प्रोमिसर हिमसेल्फ, ऑप्शन 2 इज एजेंट, ऑप्शन 3 इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब होता है, सपोज प्रॉमिसर मर गया, सपोज क्या हो गया, प्रॉमिसर मर गया, तो कौन करेगा परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इज दिस क्लियर? अच्छा, बट मुझे एक बात बताना, प्रॉमिसर हिमसेल्फ वाला जो पॉइंट है, अगर कोई स्पेशल एक्सपर्टीज स्किल्स वगैरह की जरूरत है, तो इन दैट केस वो प्रॉमिसर खुद ही उसको परफॉर्म कर पाएगा, उसके बिना और कोई भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकता है। समझ में आया? यस और नो? थर्ड पर्सन में कैसा होता है, अगर प्रॉमिसी ने एक्सेप्ट किया है कि कोई थर्ड पर्सन भी अगर परफॉर्म करेगा तो चलेगा, देन इन सच केस द थर्ड पर्सन कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। एंड जॉइंट प्रोमिसर्स में तुम लोग को पता है ना, जॉइंट प्रोमिसर्स में क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा लोगों ने एक साथ प्रॉमिस किया था, तो उन लोग को साथ में फुलफिल करना पड़ेगा उस प्रॉमिस को, तब जाके परफॉर्मेंस माना जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सपोज एक प्रॉमिसर मर गया, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बाकी के जो दो लोग रहेंगे वो लोग मिलजुल के करेंगे। ठीक है, या तो सपोज अगर सारे के सारे प्रॉमिसर्स मर गए, तो उन सारे के सारे प्रॉमिसर्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? पक्का? ओके, चलो आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, दैट इज सक्सेशन एंड असाइनमेंट। ठीक है, व्हाट आर वी लर्निंग, सक्सेशन एंड असाइनमेंट। ओके, अब तुम लोग एक काम करना, ये चीज लिखना जो मैं बोलता हूं ना, सक्सेशन एंड असाइनमेंट। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सक्सेशन? मतलब जब भी सक्सेशन मतलब क्या, कि जो
तुम लोग को लीगल हायरार्की में मिलता है या जो विरासत में मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सक्सेशन। असाइनमेंट मतलब क्या? स्पेसिफिकली अगर कोई चीज तुम असाइन करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? असाइनमेंट। इज दिस क्लियर? अब ध्यान से सुनना, जब भी सक्सेशन होता है ना तो इन दिस केस बर्डन भी और बेनिफिट जो उस कॉन्ट्रैक्ट में है वो दोनों के दोनों बाय प्रोसेस ऑफ लॉ मिलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सक्सेशन। मतलब तुम्हें असेट्स भी मिलेंगे और लायबिलिटीज भी मिलेगी। समझ में आ रहा है? बट जब असाइनमेंट होता है ना, असाइनमेंट मतलब क्या? क्या तुम किसी को लायबिलिटीज कभी असाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो असाइनमेंट के केस में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट तुम किसी को भी असाइन कर सकते हो, बट कभी भी लायबिलिटीज असाइन नहीं कर सकते। समझ में आया? पहला दोनों पॉइंट समझ में आया? आई गिव यू टाइम टू राइट, डोंट वरी। नेक्स्ट, हावेवर द सक्सेसर्स लायबिलिटी। अब देखो, अगर सक्सेशन में बेनिफिट भी मिल रहा है, बर्डन भी मिल रहा है, दोनों चीज मिल रही है, बट जो सक्सेसर की लायबिलिटी होती है ना वो लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंड टू द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मुझे ना सक्सेशन में एक प्रॉपर्टी मिली जिस प्रॉपर्टी का वैल्यू था 50 लाख रुपया, ठीक है, बट साथ ही साथ एक लोन भी मिली या लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, उसका वैल्यू था 60 लाख रुपीज। तो मुझे एक बात बताओ कि प्रॉपर्टी का वैल्यू तो सिर्फ 50 है और लायबिलिटी का वैल्यू कितना है? 60। तो डिफरेंस का 10 लाख का मुझे पर्सनली पे करना पड़ेगा? नहीं पे करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? ये सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? दैट सक्सेसर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट टू द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है असाइनमेंट में। पहली बात तो हम क्या चीज असाइन कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ असेट्स को असाइन कर सकते हैं, हम लायबिलिटीज को असाइन नहीं कर सकते। अब सपोज जब तुमने कोई भी असेट या लायबिलिटी असाइन भी किया तो जो बेनिफिट होता है, कभी कभी क्या होता है असेट के साथ साथ लायबिलिटी आ जाती है, ठीक है, या तो फिर जहां पर पर्सनल कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है वहां पर बेनिफिट कैन नॉट बी असाइन। पर्सनल कंसिडरेशन मतलब क्या? जैसे जानबूझ के तुम्हारा ही कुछ फायदा होने वाला है, ठीक है, तो वहां पर तुम बेनिफिट असाइन नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, आई गिव यू 2 minutes, क्विकली राइट दिस डाउन एंड देन वी गो अहेड। रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। पढ़ो तो सही, लेक्चर में मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तुम ऐसे हंसते जा रहे हो। ठीक है, नहीं कल का लेक्चर खराब हो गया था। सोच रहा हूँ पार्ट टाइम मेरे शो पे बहुत नहीं करते पापा को भी रिपोर्ट डन राइटिंग दिस? ओके, नाउ इसके बाद देखो तो ये वाला अपना कॉन्सेप्ट हो गया डिस्टिंक्शन बिटवीन असाइनमेंट एंड सक्सेशन। ये एग्जाम में आ सकता है तुम लोग को। अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं ना, दिस इज लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं अपन? लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। सबसे पहले जो अपन पढ़ रहे दैट इज सेक्शन नंबर 42। ये क्या बोलता है? डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। क्या बोल रहा है? डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी मतलब क्या? मुझे एक बात बताओ, सपोज जब 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलजुल के प्रॉमिस किया है, ठीक है, जैसे देखो इधर एग्जांपल में क्या बोला है, एक्स वाई एंड जेड हु हैड जॉइंटली बोरोड मनी। इन लोग ने जॉइंटली मनी को बोरो किया था, तो इनके पूरे लाइफ टाइम में इनको जॉइंटली उस डेट का रिपेमेंट करना पड़ेगा। यस और नो? अब सपोज अगर एक्स मर जाता है तो क्या होगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव
वाई और जेड के साथ मिलके क्या करेगा, उस लायबिलिटी का पेमेंट करेगा। एंड इन एनी केस अगर तीनों के तीनों मर जाते हैं तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करेंगे, उस लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। समझ में आए? सो देखो क्या बोला है, सेक्शन नंबर 42 बोलता है इफ 2 और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस ऑर्डिनरीली ऑल ऑफ देम ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। इज दिस क्लियर? बराबर। अच्छा, इसके साथ इससे एक रिलेटेड सेक्शन है, दैट इज सेक्शन नंबर 43। क्या बोलता है, एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। बराबर। जैसे लेट्स टेक फॉर एग्जांपल एक्स, वाई और जेड, ये तीनों ने मिस्टर डी से क्या लिया था, लोन लिया था। लोन कितना था, 3 लाख का। बराबर। तो अब मुझे एक बात बताओ, कैन आई से कि मिस्टर डी चाहे तो किसी भी एक पर्सन से भी वो पैसा मांग सकता है ना। अच्छा, सपोज अगर उन लोग के बीच में, ये चारों के बीच में एक एक्सप्रेस अग्रीमेंट है या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है कि मिस्टर डी एक्स से मैक्सिमम 1 लाख रुपया मांग सकता है, वाई से 1 लाख और जेड से 1 लाख, अगर ऐसा अग्रीमेंट है तो इन सच केस मिस्टर डी किसी भी तीनों में से एक बंदे को नहीं बोल सकता चल ला मेरे 3 के 3 लाख दे, ऐसे नहीं बोल सकता। तो मतलब क्या, अगर तीनों की लायबिलिटी लिमिटेड है 1 लाख का तो वो वैसा अग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए। बट सपोज अगर एक दिन ना मिस्टर डी जा रहा था और उसको वाई दिख गया, वाई को बोलते चल मेरा पैसा दे, तो अब मुझे एक बात बताओ, वाई को तो 3 लाख रुपया देना ही पड़ेगा। बराबर। बट फिर वाई क्या करेगा, एक्स से और जेड से 1-1 लाख रुपया ले लेगा। इज दिस क्लियर? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म, क्योंकि ये तीनों ने जॉइंट प्रॉमिस किया था ना मिस्टर डी को कि हम तुमको 1 साल के बाद 3 लाख रुपया दे देंगे। समझ में आ रहा है? सो क्या बोला है, व्हेन 2 और मोर पर्सन्स मेक अ जॉइंट प्रॉमिस द promisee may in absence of the express agreement to the contrary, ये जो है ना in absence of express agreement, अगर express agreement है, ये चारों के बीच में एक express agreement है कि मिस्टर डी एक्स के पास से सिर्फ 1 लाख ले सकता है, वाई के पास से 1 लाख और जेड के पास से 1 लाख, अगर ऐसा अग्रीमेंट है तो वो क्या नहीं कर सकता, किसी भी एक पर्सन से 3 लाख रुपया वसूल नहीं कर सकता। बट अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट है ही नहीं तो व्हाट ही कैन डू, ही कैन कंपेल एनी वन और मोर ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर्स टू परफॉर्म द होल। इज दिस क्लियर? अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या बोला है, सपोज इफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर इज मेड टू परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या करेगा, ही कैन कॉल फॉर अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर्स। मतलब क्या, देखो मिस्टर डी ने वाई के पास से 3 लाख रुपया वसूल कर लिया, अब वाई क्या करेगा, चुपचाप 3 लाख रुपए दे देगा? नहीं, वो क्या करेगा, एक्स और जेड के पास से 1-1 लाख रुपया मांग लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं पब्लिक? यस और नो एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये है तुम्हारा सेक्शन नंबर 42 एंड 43 में सपोज अगर लॉस भी होता है तो लॉस के सिचुएशन में भी क्या होएगा कि देखो, इफ 1 और 2 और मोर जॉइंट प्रोमिसर मेक अ डिफॉल्ट इन सच कॉन्ट्रीब्यूशन, बराबर, किसी एक पर्सन ने नहीं दिया, जैसे लेट्स टेक फॉर एग्जांपल एक्स और वाई ने 1-1 लाख रुपया दे दिया मिस्टर डी को, अब जेड ने नहीं दिया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जेड का जो डिफॉल्ट है उसकी भरपाई कौन करेगा, एक्स और वाई दोनों करेंगे इक्वल रेशियो में। कौन से रेशियो में? इक्वल रेशियो में। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? तो इसके साथ तुम्हारा सेक्शन नंबर 42 एंड 43 होता है खत्म। इसको क्विकली जितना मैंने हाईलाइट किया उसको नोट कर लो। पढ़ो ना तुम लोग, पढ़ो, रिवीजन होना है, मेरे को अकेले अकेले रिकॉर्डिंग नहीं करना था, पढ़ते नहीं। पढ़ चुका है।
ज़्यादा बोलिंग नहीं करेगा, जितना तो नेचुरल लिखने में टाइम लगता है उसको थोड़ा फास्ट लिखना। चलो हो गया, आगे बढ़े, ठीक है, डन, यस और नो? ओके, चलो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन नंबर 44 क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल हर्ष, ध्रुव और सत्यम, ठीक है, ये तीनों ने मेरे पास से 1-1 लाख रुपया लिया था लोन पे, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, सपोज मैं बोलता हूँ कि काम करते ध्रुव को छोड़ देते, मतलब मैंने ध्रुव को माफ कर दिया, ठीक है, माफ किया एज इन कि आई हैव रिमूव्ड हिम फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू पे मी द मनी, ठीक है। मतलब अब मैं पैसा किससे वसूल करूंगा, हर्ष और सत्यम से। अब जस्ट बिकॉज एक क्रेडिटर ने मतलब या मैंने इन दोनों के मतलब इन तीनों में से ध्रुव को अगर रिलीज कर दिया है, ठीक है, डज दैट मेक ध्रुव रिलीज फ्रॉम इन तीनों का जो जॉइंट प्रॉमिस था उससे भी वो रिलीज हो जाता है क्या? नहीं होता है। अब सुनो यहां पर क्या बोला है, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रॉमिसर, मतलब मैंने क्या किया, मैंने ध्रुव को लायबिलिटी में से निकाल दिया, ठीक है, आई हैव रिलीज्ड हिम या आई हैव डिस्चार्ज्ड हिम, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि ये जो तीनों थे जिन्होंने एक साथ लोन ली थी मेरे से, तो ध्रुव इज स्टिल लायबल टू हर्ष एंड सत्यम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो क्या बोला है, व्हेन 2 or more person have made a joint promise, a release of one such joint promisors by the promisee, I am the promisee, no, ठीक है, does not discharge the other joint promisor or joint promisors, neither does it free the joint promisor so released from responsibility to the other joint promisor or promisors। इसमें इतने promisor और promisors है, इसलिए इसका एक simplified version मैंने यहाँ पर लिखा है नीचे, दैट अगर प्रॉमिसी रिलीज करता है वन और मोर ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स, सो द अदर जॉइंट प्रोमिसर्स आर नॉट रिलीज फ्रॉम द लायबिलिटी। मतलब अगर मैंने सिर्फ ध्रुव को रिलीज किया, उसका मतलब क्या हर्ष और सत्यम को भी पैसे नहीं देने, उनको तो देने ही पड़ेंगे। इज दिस क्लियर? एंड हर्ष और सत्यम क्या करेंगे, ध्रुव के पास से पैसा वसूल करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑल्सो द रिलीज प्रोमिसर रिमेन्स लायबल टू द अदर जॉइंट प्रोमिसर। अंडरस्टूड? This is your section number 44, that is effect of release of one joint promisor, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो एक सेक्शन है ना, that is right of joint promisee। अब मेरे राइट की बात हो रही है। अब तक जो अपन ने पढ़ा वो किसका था, प्रोमिसर के बारे में था। अभी यहाँ पर प्रोमिसी मतलब क्या, जैसे लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, ए इन कंसिडरेशन ऑफ ₹5 लाख लेंड टू हिम बाय बी एंड सी, बराबर। सो promises B and C jointly to repay them that sum with interest on a specified day। मतलब क्या, A ने क्या किया था, B और C से 5 लाख रुपए जॉइंटली लिए थे। अब ऐसा होता है कि B मर जाता है, तो मतलब क्या कि A छूट गया क्या अपने ऑब्लिगेशन से? नहीं। इन सच अ केस B का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो C के साथ मिलकर क्या करेगा, जॉइंटली डिमांड करेगा A के पास से। इज दिस क्लियर? अच्छा, बेसिकली ना दिस सेक्शन इज एंटायरली द रेप्लिका ऑफ व्हाट वी स्टडीड इन सेक्शन नंबर 42, ठीक है। यहाँ पर जो पढ़ा ना अपन ने डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी, ये वैसा ही है, इसका रेप्लिका है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट, इसका हेडिंग क्या है, डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट। प्रोमिसर के लिए लायबिलिटी होती है, प्रोमिसी के लिए क्या होता है, राइट होता है ना। इज दिस क्लियर? या असेट होता है एक तरह से। सो देखो यहाँ पर क्या बोला है, व्हेन अ पर्सन हैज मेड अ प्रॉमिस टू 2 or more person जॉइंटली, ठीक है, ए ने क्या किया था, बी और सी को जॉइंटली प्रॉमिस किया था, देन अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, द राइट टू क्लेम द परफॉर्मेंस रेस्ट एज बिटवीन हिम एंड देम। अब सपोज ऐसा होता है कि अगर दोनों के दोनों जिंदा है, जैसे बी और सी दोनों के दोनों जिंदा है, तो दोनों आएंगे ए के पास पैसा मांगने के लिए, मतलब ए को दोनों को पैसा देना पड़ेगा।
एंड आफ्टर डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, अगर सपोज बी मर गया तो क्या होएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पर्सन जॉइंटली विद द सर्वाइवर, मतलब बी का रिप्रेजेंटेटिव और सी दोनों साथ में क्या करेंगे, ए के पास से पैसा वसूल करेंगे। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर, मतलब सपोज बी और सी दोनों मर गए तो सारे के सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली क्या करेंगे, उसके पास से पैसा ले। समझ में आए? मतलब देखो यहाँ पर ए क्या करेगा, अगर बी और सी जिंदा है तो उनको पैसा देगा, अगर बी मर गया है तो बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव और सी को पैसा देगा, सपोज दोनों ही मर गए तो दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा देगा। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? दिस इज राइट ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस। ओके, चलो एक काम करो, इसको फटाफट लिखो, सेक्शन नंबर 44 पहले ये वाला लिखना और उसके बाद ये जो मैंने इधर इन अदर वर्ड्स करके एक सिंपल वर्जन है ताकि तुम लोग को ऊपर का समझ में आए। ठीक है, चलो हो गया सेक्शन नंबर 44। ठीक है, अभी नेक्स्ट आगे लिखो, राइट ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स। इसको एक एक लाइन छोड़ के लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स बनाए ना तो ये याद रहेगा अच्छे से। ठीक है, नाउ let us continue, let us go ahead to the next part, that is time and place for performance of the promise। क्या पढ़ रहे हैं अपन नेक्स्ट, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। ठीक है, अब इसके लिए ना मैंने एकदम शॉर्ट नोट्स बनाए, पूरा चार्ट बनाए, ये चार्ट में से अपन पढ़ेंगे और यही तुमको याद रखना है। ठीक है, अब देखो ये जो सेक्शन है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, ये स्टार्ट होता है सेक्शन 46 से लेके सेक्शन 50 तक है। ठीक है, सबसे पहला क्या बोला है, सेक्शन 46 बोलता है वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। अगर कॉन्ट्रैक्ट में हमें ना ही कोई एप्लीकेशन करना है और ना ही टाइम कोई स्पेसिफाई, क्लियरली अगर कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया परफॉर्मेंस का, तो यहां पर क्या होना चाहिए, परफॉर्मेंस शुड बी विद इन अ रीजनेबल टाइम। बराबर, तो जहां पर टाइम स्पेसिफाई नहीं किया वहां पर परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, विद इन अ रीजनेबल टाइम। सेक्शन नंबर 47 बोलता है जहां पर टाइम स्पेसिफाइड है एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड बाय द प्रॉमिसी, मतलब टाइम स्पेसिफाइड बट हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बराबर, तो यहां पर क्या हो सकता है कि यू कैन परफॉर्म ड्यूरिंग यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस, मतलब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म करना है वो बिजनेस आवर्स में कर सकते हो, जैसे 9 to 5 या 10 to 6 में कर सकते हो, ऑन सच डे एंड प्लेस एट सच टाइम स्पेसिफाइड। इज दिस क्लियर? सो जहां पर टाइम स्पेसिफाई किया है बट एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, बराबर, तो वहां पर तुम क्या करते हो, ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में तुम क्या करते हो, अपना परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करते हो। समझ में आया? सेक्शन नंबर 48 क्या बोलता है, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस टू बी मेड ऑन अ सर्टेन डे। अगर क्लियरली बोला है कि इस दिन तुम अप्लाई करोगे परफॉर्मेंस का, ठीक है, तो वो जो डे होना चाहिए तो वो कैसा होना चाहिए, मतलब पहली बात इट शुड बी अ प्रॉपर प्लेस, मतलब प्रॉपर प्लेस पे अप्लाई करने का, एंड वो भी क्या होना चाहिए, विद इन बिजनेस आवर्स होना चाहिए, यूजुअल बिजनेस आवर्स में ही एप्लीकेशन करने का। समझ में आया? चौथा, सेक्शन 49 क्या बोलता है कि वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो फिक्स प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। अगर प्लेस फिक्स नहीं है तो हमें क्या चूज करना चाहिए परफॉर्मेंस के लिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, द प्रोमिसर शुड अप्लाई टू द प्रोमिसी। प्रोमिसर क्या करेगा, प्रोमिसी को पूछेगा कि भाई मुझे बता एक रीजनेबल प्लेस के कहां मैं अपना परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करूं। इज दिस क्लियर? एंड लास्ट केस क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 50 बोलता है परफॉर्मेंस इन मैनर और एट अ टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय द प्रोमिसी। अगर क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि इसी जगह पर और इसी टाइम पे अगर तुमको क्या करना है, परफॉर्मेंस करना है, तो हमें वहीं पर करना पड़ेगा। ठीक है, सो योर परफॉर्मेंस शुड बी इन सच मैनर और एट सच टाइम एज द प्रोमिसी प्रिस्क्राइब्स और सैंक्शन।
इज दिस क्लियर? सो बेसिकली टाइम एंड परफॉर्मेंस, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए टोटल 5 सेक्शन है, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन क्या बोलता है, जहां पर टाइम स्पेसिफाई नहीं है तो रीजनेबल टाइम होना चाहिए। जहां पर टाइम स्पेसिफाइड है बट एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है तो वहां पर ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। जहां पर बोला है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे होना चाहिए तो इट शुड बी विद इन अ प्रॉपर प्लेस एंड ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। जहां पर बोला है कि कोई भी फिक्स प्लेस नहीं है तो इट शुड बी एट अ रीजनेबल प्लेस। एंड जहां पर क्लियरली टाइम बोल दिया है, टाइम प्लेस सब बोल दिया है, मतलब प्रॉमिस ने वही प्रिस्क्राइब किया तो उसी जगह पर होना चाहिए। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? इसके साथ तुम्हारा ये पूरा सेगमेंट होता है खत्म। आई गिव यू 2 minutes, क्विकली नोट दिस डाउन। तुम्हारा यूनिट 5 भी हो जाएगा। चलो डन राइटिंग? yes or no? Yes. Okay, now let us go to the next part, that is performance of reciprocal promise। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल सत्यम मुझे बोलता है सर मैं आपको 10,000 रुपये देता हूँ, ठीक है, आप मुझे पेंसिल दे दो, ठीक है, आई पेंसिल, ओके। अब मुझे सत्यम ने क्या बोला कि सत्यम मतलब मैं आपको 10,000 रुपये देता हूँ, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सामने 10,000 रुपये लेकर मैं उसको पेन ही नहीं दूंगा तो चलेगा क्या? रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब क्या? इफ सत्यम इज प्रॉमिसिंग टू पे मी 10,000 rupees, आई एम ऑल्सो सपोज टू गिव हिम दैट पेन, नो? yes or no? so I should be ready and willing to give that pen to him, yes or no guys? तो यहाँ पर क्या बोला है, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब क्या? promiser is not bound to perform unless reciprocal promisee ready and willing to perform। is this clear? जैसे क्या सत्यम ऐसे ही 10,000 रुपये देके चला जाएगा क्या? मैं बोल रहा हूँ कि मैं पेंसिल नहीं दूंगा, आई पेंसिल, तो चलेगा क्या? नहीं। सो इन दैट केस इज ही बाउंड टू परफॉर्म? No, he is not bound to perform ना। देखो, when a contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed, एक हाथ वो 10,000 मुझे देगा और एक हाथ मेरे पास से ये आई पेंसिल लेगा, बराबर। अगर मैं उसको दूंगा ही नहीं तो क्या 10,000 देगा क्या मेरे को? नहीं देगा। इज दिस क्लियर? सो क्या बोला है, when a contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed, what is the key word over here? Simultaneously performed। No promiser needs to perform his promise unless the promise is ready and willing to perform his reciprocal promise। is this clear? अच्छा, सपोज आई एम विलिंग टू गिव, मतलब क्या, मैंने सत्यम को बोला ठीक है ये ले, ठीक है, ये है मेरा आई पेंसिल, इसको तू ले
और वो मुझे सामने तुरंत 10,000 दे देगा, तो कहना है इन दिस केस द रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज फुलफिल्ड। अंडरस्टूड? पहला सेक्शन समझा, सेक्शन 51। नेक्स्ट क्या बोलता है देखो, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हर्ष जो है, हर्ष ठीक है, वो क्या बोलता है कि सर मैं ना आपका बंगलो बना के देता हूँ गोवा में 5 करोड़ का। ठीक है, मैंने हर्ष को बोला ठीक है चल बना, पहले बंगलो तो बना। बोलता नहीं पहले आप मुझे 5 करोड़ दो। मैं दूंगा क्या उसको ऐसे 5 करोड़? वो तो भाग जाएगा लेकर 5 करोड़। यस और नो? सो मुझे एक बात बताओ, इन दैट केस क्या मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा? नहीं। बट पहले ऑर्डर क्या होता है, पहले हर्ष अपना प्रॉमिस पूरा करेगा, मतलब पहले वो मुझे घर बना कर देगा, उसके बाद मैं उसको 5 करोड़ रुपए दूंगा ना, ऐसा ही होता है। सो जहां पर ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस है, तो पहले अगर फर्स्ट जो परफॉर्मेंस होना चाहिए था वो नहीं हुआ, सो कहने से एम आई बाउंड टू पे 5 करोड़ टू हिम देन? नो। देखो, where the order of performance of reciprocal promise is expressly fixed in the contract। हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें क्या बोला था, पहले हर्ष पूरा घर तैयार करके मुझे देगा, उसके बाद मैं उसको 5 करोड़ दूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इन दिस केस दे शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर, एंड वेयर द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट दे शैल बी परफॉर्म्ड इन द ऑर्डर इन विच द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स। अब सपोज ऐसा हो गया कि हर्ष ने पूरा घर मस्त रेडी करके दिया और फिर मैं भाग गया। इससे देखो ऐसे सारे कंस्ट्रक्शन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसा होता है कि थोड़ा एडवांस देते हैं, फिर जैसे जैसे घर तैयार होता है जितना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन होता है वैसे वैसे पेमेंट करना पड़ता है, बराबर, ताकि कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को फ्रॉड ना कर सके, पार्टी के साथ फ्रॉड ना कर सके। इज दिस क्लियर? सो सेकेंड पॉइंट तुम लोग को समझा, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। अगर ऑर्डर स्पेसिफाई किया है कॉन्ट्रैक्ट में तो उसी ऑर्डर को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। सोहम, आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज दिस क्लियर? ओके। नेक्स्ट सेक्शन क्या बोलता है, लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। बराबर। अब जैसे देखो मेरे घर पे दिवाली की साफ सफाई होने वाली थी, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने हर्ष को, सोहम को और ध्रुव को, हर्ष तो मेरे इधर रेगुलर सर्वेंट है, मतलब पूरे दिन मेरे इधर ही रहता है, ओके, तो मेरा रूटीन सर्वेंट है। अब दिवाली की साफ सफाई करने के लिए मैंने सोहम और ध्रुव को भी बुलाया, ठीक है। अब जैसे ही वो लोग आए ना, उस दिन मैं बोलता नहीं नहीं आज साफ सफाई मत करो, आज मुझे बाहर जाना है। अब बेचारे वो दोनों अपना काम छोड़कर, ठीक है, बाकी सारी जगह पर छुट्टी लेकर आए थे मेरे इधर साफ सफाई करने के लिए, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था मैं उनको 5,000 रुपया दूंगा, पूरा घर साफ कर डालेंगे, मतलब साफ सफाई करेंगे, ठीक है, साफ कर डालेंगे मतलब खाली नहीं करेंगे घर। तो अब मुझे एक बात बताओ कि जब सोहम और ध्रुव अपना काम छोड़ के आए हैं और मैं उनको रोक रहा हूँ कि नहीं नहीं आज साफ सफाई नहीं करनी, तो कैन आई से इन दिस केस आई विल ऑल्सो हैव टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस, जो उनको लॉस हुआ वो। सपोज बाकी सब जगह छुट्टी ली तो उनका 500 रुपया पगार कटेगा, तो वो भी मुझे उनको देना पड़ेगा। सो देखो क्या बोला है, क्या बोलता है सेक्शन, लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग द इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। जैसे देखो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स रेसिप्रोकल प्रॉमिस, बराबर, प्रॉमिस था ना मैं उनको 5,000 रुपये दूंगा और इससे वो लोग आए थे काम करने के लिए। अच्छा सपोज ऐसा हो जाए कि मैं उनको बोलूँ नहीं मैं 5,000 नहीं दूंगा, 500 रुपये दूंगा या 100 रुपया दूंगा, ऐसा चलेगा क्या? सो देखो, एंड वन पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग इज प्रॉमिस। मैंने उनको क्या बोला, आज मैं काम नहीं करने दूंगा, मतलब मैंने उनको अपना प्रॉमिस फुलफिल करने से रोका। ये दोनों तो आए थे ना सोहम और ध्रुव घर पे काम करने के लिए, बट मैंने उनको बोला नहीं आज साफ सफाई मत करो। इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड। मतलब अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करने की पावर किसके पास है, सोहम और ध्रुव के पास है। एंड ही इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द अदर पार्टी फॉर एनी लॉस ही मे सस्टेन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? जैसे देखो एक एग्जाम्पल है, A and B contract that B shall execute some work for A for 1,000 rupees, बराबर। अब B is ready and willing to execute the work accordingly, but A prevents him from doing so। तो इसमें गलती किसकी है, A की है या B की है? A की गलती है ना, बराबर। So the contract is voidable at the option of B, and if he elects to rescind it, he is entitled to recover from A compensation for any loss। मतलब देखो A ने ही B को रोका कि नहीं तू ये काम मत कर, तो अब क्या होएगा, अगर बी का कोई भी नुकसान हुआ तो उसकी भी भरपाई कौन करेगा, ए करेगा। समझ में आया? इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड?
तो अब तक अपन ने 3 सेक्शन देखे। सबसे पहला सेक्शन क्या देखा, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। मतलब क्या कि अगर प्रॉमिसी वो सेम प्रॉमिस जो किया था वो अगर फुलफिल नहीं करने को रेडी है तो क्या प्रॉमिसर बाउंड है? नहीं। तो ये था सेक्शन नंबर 51 में। 52 क्या बोलता है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो जो भी ऑर्डर है, जो भी सीक्वेंस है, उसको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। एंड तीसरा क्या बोला है, लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग द इवेंट। मतलब जो प्रॉमिस कंप्लीट करने से रोक रहा है दूसरे बंदे को, उसकी लायबिलिटी क्या होगी कि वो सामने वाले के लॉस को भी कॉम्पेंसेट करेगा। समझ में आया? सेक्शन नंबर 54 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये क्या बोलता है, देखो, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू द प्रॉमिस विच शुड फर्स्ट बी परफॉर्म्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ये जो ऊपर वाला एग्जांपल है ना, इसी को मैं कंटिन्यू करके बोलता हूँ तुम लोग को, ठीक है। अब मेरे घर पे साफ सफाई के लिए हर्ष तो रूटीन का है मेरा सर्वेंट, बट सोहम और ध्रुव आने वाले थे। मैं उनको 5-5 हज़ार रुपये देने वाला था। साथ ही साथ अब वो लोग इधर साफ सफाई करने के लिए आएंगे तो उनके घर से झाड़ू पोछा लेकर आएंगे नहीं ना, मुझे उनको देना पड़ेगा। आई विल हैव टू गिव देम ऑल द इक्विपमेंट्स फॉर क्लीनिंग एंड ऑल दैट, ठीक है। सपोज मैं क्या बोलता हूँ, नहीं मैं आज तुम लोग को सामान ही नहीं दूंगा, मतलब कहने से पहले तो मैंने ही प्रॉमिस तोड़ दिया। जब मैं उनको सामान नहीं दे रहा हूँ साफ सफाई वगैरह करने के लिए, तो वो लोग कैसे ये सब काम करेंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इन दिस केस पहली बात तो क्या होएगा कि मेरे वजह से परफॉर्मेंस नहीं होगा। दूसरी बात, आई विल ऑल्सो बी लायबल टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस टू देम। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? सो देखो यहाँ पर क्या बोला है, व्हेन द प्रोमिसेस आर रेसिप्रोकल एंड डिपेंडेंट। मतलब मुझे एक बात बताओ, सोहम, ध्रुव और हर्ष का प्रॉमिस मेरे इक्विपमेंट्स देने पे डिपेंडेंट है, बिकॉज आई हैव प्रॉमिस ना, आई विल गिव यू अ न्यू झाड़ू, अ न्यू पोछा, फिर तुम लोग काम करना, बराबर। सो ये इन लोग का जो प्रॉमिस है साफ सफाई करने का, इट इज डिपेंडेंट ऑन माई प्रॉमिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। सो क्या बोला है, व्हेन द प्रोमिसेस आर रेसिप्रोकल एंड डिपेंडेंट, if the promiser who has to perform his promise before the performance of other promise fails to perform it, ठीक है, he cannot claim the performance of others promise and is also liable for the compensation of his non performance। ठीक है, समझ में आया? एक इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, A hires B to make a shoe rack। A ने क्या किया, B को हायर किया है जूते का वो कबाट बनाने के लिए। अब ए ने क्या बोला था बी को कि मैं ना तुझे प्लाईवुड दूंगा, फेविकॉल दूंगा, और जितना भी तुझे रॉ मटेरियल चाहिए शूरैक बनाने के लिए सारा का सारा मैं तुझे सप्लाई करूंगा। ठीक है, बी बोला ठीक है चलो बढ़िया है, मैं आ जाऊंगा। अब जिस दिन बी को बुलाया था उस दिन बी आ गया, बट ए ने क्या किया, सारे के सारे रिक्वायर्ड मटेरियल्स ही नहीं दिए। मतलब ए ने बी को सामान ही नहीं दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जब ए ने ही अपना प्रॉमिस तोड़ दिया तो क्या बी वो शूरैक बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। सो यहाँ पर ए कैनॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ बीज प्रॉमिस, एंड साथ ही साथ बी का जो कुछ भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भी भरपाई ए को ही करनी पड़ेगी। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? सो देखो क्या पढ़ा अपन ने सेक्शन नंबर 54 में, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड फर्स्ट बी परफॉर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। समझ में आ गया क्या? क्योंकि देखो ना, दोनों प्रॉमिस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बी का जो प्रॉमिस था शू रैक बनाने का, इट वाज डिपेंडेंट ऑन एज प्रॉमिस टू सप्लाई द रॉ मटेरियल। यस और नो गाइस? ओके। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 55, ये क्या बोलता है, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ फिक्स टाइम इन अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जैसे सपोज सत्यम की शादी है, ठीक है, और उसने क्या किया है, हर्ष को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तू मेरे शादी में केटरिंग का काम करेगा। ठीक है, खास गोवन थाली लेकर आएगा वो। ठीक है, अब गोवा की थाली लेकर आए, गोवा की थाली में ना वो एक डिश थाली है, फूड वाला थाली, सो गोवन थाली लेकर आएगा। अब जिस दिन इसकी शादी थी, ठीक है, सत्यम की शादी सपोज 14 फेब को थी। अब 14 फेब को ही हर्ष आया नहीं, वो आया अगले दिन 15 फेब को। मुझे एक बात बताओ, अब 15 फेब को शादी खत्म हो गई, सारे बारात सब चले गए, ये लोग भी चले गए, उसके बाद कैन ही परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट नाउ? नो। वाई? बिकॉज वहां पर टाइम क्या है, एसेंशियल है। टाइम क्या है, एसेंशियल। तो देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट में बोला है कि इसी टाइम पे परफॉर्मेंस होना चाहिए और अगर उसका फेलियर हो गया
तो इन सच केस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, सच केस कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल। तो अब सत्यम बोलेगा ना, नहीं भाई ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि तू जिस दिन शादी थी 14 को तो तू आया ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? बट सपोज जहां पर टाइम एसेंशियल नहीं है, मतलब ऐसे क्लियरली बोला नहीं कि इसी टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होना चाहिए, थोड़ा आगे पीछे चलता है, तो इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। सो देखो यहां पर क्या बोला है, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां पर टाइम फिक्स्ड होता है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वॉइडेबल बन जाता है। जहां पर टाइम फिक्स्ड नहीं है, बराबर, मतलब किसी भी टाइम पे चलता है, so in such case the contract does not become voidable. is this clear? understood? but suppose अगर किसी को कोई भी लॉस हुआ, ठीक है, तो वो लॉस का कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। तीसरा केस क्या है? इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन अग्रीड अपॉन। मतलब क्या, देखो जैसे मेरे घर पे अभी गणपति आएंगे, ठीक है, तो गणपति 1 तारीख को आएंगे, 1 फेब को, तो उसके पहले ना मैंने मेरे डेकोरेशन वाले को बोला कि 31 को तो दोपहर से आ जाना 3 बजे से, ठीक है, और पूरा तो डेकोरेशन रेडी रखना, क्योंकि दूसरे दिन 1 तारीख को सुबह सुबह गणपति की स्थापना है। अब वो क्या करता है, दोपहर को 3 बजे नहीं, रात को 11 बजे आता है। अब मेरे पास तभी ऑप्शन था ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसको बोलता हूँ जा अभी तू जा, बट मुझे भी तो ज़रूरत थी, इसलिए मैंने क्या किया, तभी वो एक्सेप्ट कर लिया, उसकी परफॉर्मेंस को क्या कर लिया मैंने, एक्सेप्ट कर लिया। अब बिकॉज मैंने परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट किया, कैन आई मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल? नो, आई कैन नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। इज दिस क्लियर? अच्छा, साथ ही साथ क्या मैं उससे कोई भी लॉस का क्लेम कर सकता हूं? वो भी नहीं कर सकता। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में आया? सो देखो, अगर मैं उसको बोलता हूँ 11 बजे भी, हाँ चल तू काम चालू कर दे, मतलब क्या, आई हैव एक्सेप्टेड इज डिलेड परफॉर्मेंस, आई हैव एक्सेप्टेड इज डिलेड परफॉर्मेंस। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? या तो सपोज ऐसा भी हो सकता है ना, उसी दिन उसने दोपहर को मुझे फोन करके एडवांस में बता दिया हो, मैं दूसरी भी जगह पर जा रहा हूँ डेकोरेशन करने के लिए, तो टाइम लग जाएगा। सो इन दैट केस आई कैन नॉट आस्क फॉर कॉम्पेंसेशन, एंड साथ ही साथ अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता है, क्योंकि मैंने क्या किया है, उसका डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया। मैंने क्या कर लिया? डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया। समझ में आया? सो ये था तुम्हारा सेक्शन नंबर 55, जहां पर क्या बोला है, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट द टाइम फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अंडरस्टूड? इसके 3 कैटेगरी है। जहां पर टाइम एसेंशियल होता है वहां पर वो अदर पार्टी क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकती है, साथ ही साथ वी कैन आस्क फॉर कॉम्पेंसेशन। अच्छा, जहां पर टाइम एसेंशियल नहीं होता तो वहां पर तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल भी नहीं होता, एंड जहां पर डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया है वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता, साथ ही साथ यहां पर कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता है। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? ओके, सो एक काम करो, ये जो इतना भी हाईलाइटेड है उसको एक बार हाईलाइटेड को नोट्स में लिख दो फटाफट, एंड देन विल टेक अ ब्रेक एंड देन कंटिन्यू अहेड। ओके, क्विकली नोट दिस डाउन। दूसरा कौन सी है?
Thank you for your call. Chalo, let us take a break and we'll continue after the break, okay?